बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज का यह वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो डीएलएड 2025-27 सत्र में नामांकन लेना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे अच्छे से वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, तो उन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं वीडियोज़ की। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने देख लिया है और इस नोटिफिकेशन से जो इम्पोर्टेंट बातें निकल कर के आ रही मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात निकल कर के आ रही है कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि कब से कब तक होगी। तो यह 11 जनवरी 2025 से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। इसमें डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन आप लास्ट डेट तक इंतज़ार ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। फटाफट से आप अप्लाई कर दें। योग्यता की बात सबसे पहले आती है कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। तो इसमें देखिए एलिजिबिलिटी को लेकर के स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि अगर आप इंटरमीडिएट में 50% मिनिमम मार्क्स रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही जितने भी आरक्षित वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थी हैं जैसे कि SC ST OBC EBC EWS दिव्यांगजन कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए मिनिमम 45% होना चाहिए इंटरमीडिएट में, चाहे आपका स्ट्रीम कोई सा भी हो। यदि आपने आर्ट्स से किया है या साइंस से किया है या फिर कॉमर्स से किया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे आगे कि जो इस वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं क्या वो आवेदन कर सकते हैं। तो वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक क्राइटेरिया है कि 1 जनवरी 2025 को उनकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपका 17 वर्ष 1 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है और आप इस वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद अगर आपका इसमें रिजल्ट हो जाता है, साथ ही आपका ये देखा जाएगा इंटरमीडिएट में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाने होंगे। तो यही क्राइटेरिया आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो जितने भी अभ्यर्थी इंटरमीडिएट में इस बार अपीयर हो रहे हैं और 1 जनवरी 2025 को उनकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष हो रही है वे सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। आप लोग निश्चित रूप से फॉर्म भरिए, क्योंकि डीएलएड का ये जो पाठ्यक्रम है यह आपके एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का एक पाठ्यक्रम होता है और इसको करने के बाद आप एलिमेंट्री स्कूल के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आप बन सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जितने भी लोग डीएलएड किए हुए रहेंगे उन्हीं को रखा जाएगा। तो वहाँ भी अच्छे प्राइवेट स्कूल जो हायर करते हैं टीचर्स को वो प्राथमिकता देते हैं डीएलएड वालों को। तो इसके लिए डीएलएड करना आवश्यक है। और जितने भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, टीचिंग जॉब में आना चाहते हैं, उनके लिए तो मस्ट है। और अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अभी हाल के समय में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जॉब टीचिंग लाइन में दिया जा रहा है। आने वाले टाइम पे भी टीचिंग लाइन में जॉब्स रहेंगे ही रहेंगे। तो आपके पास अगर यह डिग्री रहेगी तो निश्चित रूप से आपके पास एक चांस होगा गवर्नमेंट जॉब में आने का। आगे बढ़ेंगे, आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया है तो आप अपने स्कूल से संपर्क कीजिए, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आ गया होगा। और अगर अभी तक वहाँ पे नहीं आया है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। सेकंड, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। तो जिन लोगों ने इंटरमीडिएट पास कर लिया है उनके पास तो ये अवेलेबल होगा। और हो सकता है कि जो पिछले साल पास किए होंगे इंटरमीडिएट उनके पास सर्टिफिकेट नहीं आया होगा तो प्रोविजनल मार्कशीट से आपका काम चल जाएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से। और साथ ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप अपने पास में रखेंगे, एक तो मार्कशीट, दूसरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और तीसरा साथ में माइग्रेशन का सर्टिफिकेट भी रख लेंगे। और जो अभ्यर्थी 2025 में इंटर की परीक्षा दे रहे हैं उन्हें फॉर्म फिल करते समय अपीयरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उनके लिए
कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं लगेगा। थर्ड है जाति प्रमाण पत्र, जितने भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये कंपलसरी है। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे। इसके बाद देखिए ओबीसी एनसीएल की बात आती है। जितने भी पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट देना होता है, और ओबीसी एनसीएल आपके अंचल से बन जाता है, और उसके लिए पहले आपको जाति आय आवासीय बना करके सबमिट करना होता है, उसके बाद ये आपको दिया जाता है। और जितने भी विवाहित महिला उम्मीदवार अगर कोई हैं तो वो अपने पिता और उनके पति के द्वारा निर्गत ओबीसी एनसीएल को सबमिट करेंगे, यानी कि अपने मायके से आपको बनवाना है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आप जो आपका अपडेटेड सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि वो साल भर से पुराना नहीं होना चाहिए। इसी तरह से दिव्यांगता का दावा अगर आप कर रहे हैं, दिव्यांगजन कोटि के आप अभ्यर्थी हैं तो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और लास्ट में इम्पोर्टेंट है फोटो, सिग्नेचर आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और साइबर कैफ़े वाले के पास जब आप फॉर्म फिलअप करवाने जाएंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से फिल करवाना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होने देना है। और ध्यान रखना है कि आप ईमेल आईडी खुद का डालें, मोबाइल नंबर खुद का डालें, और मोबाइल नंबर अगर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा। और जो फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप होने के बाद उसका जो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा आप उसे संभाल करके रखिएगा, क्योंकि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई रहती हैं। इसके बाद बात करेंगे एक प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, यानी कि शॉर्ट में कहें तो सिलेबस क्या रहेगा। तो ये शॉर्ट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। मैं इसके बाद जो है डिटेल सिलेबस का वीडियो लाऊंगा, और सारे क्लासेस हमारे इसी चैनल पे आएंगे। आपके तैयारी से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो 27 फरवरी है। तो 27 फरवरी से आपके एग्जामिनेशन शुरू होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हमारे क्लासेस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनका बेनिफिट ले लें। और जैसे कि मैंने बताया कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िए, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और हमारे जो क्लासेस के PDF होंगे उन्हें भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। तो यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी या उर्दू से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। गणित से 25 सवाल, विज्ञान से 20 सवाल, सामाजिक अध्ययन से 20 सवाल, इंग्लिश से 20 सवाल, रीजनिंग से 10 सवाल। तो इस प्रकार से टोटल होते हैं 120 सवाल और 120 मार्क्स ही होते हैं। टाइम आपके लिए दिया जाता है 2.5 घंटे, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन जो है वो आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा शुल्क की बात करें तो जितने भी सामान्य EWS पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें देना होगा 960 रुपये, और SC/ST दिव्यांगजन को 760 रुपये। अब इसके बाद बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, कि कितने मार्क्स लाने पे आप क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम को। जिसमें देखिए जितने भी सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं उन्हें 35% कम से कम लाना होगा, यानी कि 42 अंक लाने होंगे, तभी वो इसमें पास करेंगे। इसी तरह से SC/ST और दिव्यांग EWS पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 30% यानी कि 36 अंक लाने होंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया पासिंग मार्क्स का। लेकिन आप देखिएगा कि कुल सीट कितने हैं, 29,950। ये प्राइवेट और सरकारी मिला करके हैं, और इसमें से सरकारी को अगर छांटा जाता है 9,150 के लगभग सीटें हैं, ठीक है। इसे 50-100 ज़्यादा या कम हो सकती हैं, लेकिन इतनी सीटें हैं, मान करके चलिए कि 9,000 सीटें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सरकारी कॉलेज में अगर आप चाहते हैं कि एडमिशन हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर प्राइवेट में एडमिशन करवाना बेहतर होगा या फिर सरकारी में। देखिए दोनों की डिग्री सेम वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। या आप सरकारी से करें या आप प्राइवेट से, आपके सर्टिफिकेट पे किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। फ़र्क क्या होता है, फ़र्क होता है वहाँ पे एडमिशन फ़ी का, ठीक है, जो आपके चार्जेस लगते हैं उसका डिफरेंस होता है। आप सरकारी में मान करके चलिए कि 2 साल में आपको 20,000 रुपये लगेंगे, आपका कोर्स कंप्लीट।
और अगर आप प्राइवेट में एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे तो आपके 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, सब कुछ मिला करके 2 साल के अंदर। तो यही मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये है कि आपको सरकारी स्कूल में रेगुलर क्लासेस करने पड़ेंगे। इसके लिए मिनिमम परसेंटेज दिया हुआ है, कम से कम 80% आपको अटेंडेंस बनाना है स्कूल जा कर के, कॉलेज जा कर के। और जब आपको एसीपी के लिए भेजा जाएगा, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए, जिसको इंटर्नशिप भी कहते हैं, वहाँ पे आपको 90% अटेंडेंस दिखाना होगा अपना। जैसे कि अगर आप 1 महीने के लिए वहाँ जाते हैं तो 1 महीने में जितना दिन आप गए, टोटल जितना दिन होता है वर्किंग डे, उसका 90% आप कैलकुलेट कर लीजिए, कम से कम उतने दिन आपको जाना पड़ेगा उस स्कूल में। ठीक है। सेकेंड ईयर में 4 महीने के लिए भेजा जाता है, तो 4 महीने में जितने भी डेज होते हैं उनका आप 90% निकाल लीजिए, उतना दिन आपको उस स्कूल में जाना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए। और जितने भी विद्यालय के जितने कार्य दिवस होते हैं उसका आप 80% निकाल लीजिए, उतने दिन आपको क्लासेस अटेंड करनी होंगी। ठीक है। बहुत सारे डाइट्स में हॉस्टल की सुविधा है, वहाँ पे आपको रहने के लिए मिल जाएगा, ये टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही मिनिमम शुल्क पे आपको मिल जाएगा ये फैसिलिटी, बहुत सारे डाइट्स में अवेलेबल है। बात करें प्राइवेट में, तो प्राइवेट में आप लोगों को पता है कि केवल आपको एडमिशन कराना होता है, फिर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है, बाकी क्लासेस नहीं होते हैं। ये कड़वी सच्चाई है प्राइवेट कॉलेजों की। तो बहुत सारे कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है, आप केवल एडमिशन लेते हैं, फिर आप घर बैठे सारा प्रोसेस पूरा करवाते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं और आपके सर्टिफिकेट आ जाते हैं। तो ये 2 मेजर डिफरेंस हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के। अब आगे हम चर्चा करेंगे विषय से संबंधित कन्फ्यूजन। कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर मेरा साइंस बैकग्राउंड से मेरा एडमिशन कैसे होगा, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स वाले पूछते हैं कि सर मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। कॉमर्स वाले का अलग ही सवाल रहता है कि सर मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा। उर्दू वाले भी परेशान रहते हैं कि मुझे सारा विषय उर्दू में पढ़ना पड़ेगा क्या। नहीं, डीएलएड का अपना एक सिलेबस है, उसका अपना करिकुलम है और सारे कैंडिडेट को उसी से होकर के गुजरना होता है। आपने इंटरमीडिएट में जो भी स्ट्रीम चुना हो वो मैटर नहीं करता है। और एक बार आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लिया, आपने एडमिशन ले लिया, तो डीएलएड का अपना सिलेबस है, दोनों साल का अलग अलग सिलेबस है। फर्स्ट ईयर में टोटल आपके 12 आपके बुक्स चलते हैं, एक तरह से कर लीजिए कि 12 आपके कोर्स होते हैं। ठीक है। और सेकेंड ईयर में 9 कोर्सेस होते हैं, इन दोनों को आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें वो सभी के लिए समान है, कुछ भी अलग नहीं है। बस सेकेंड ईयर में S9 में एक सब्जेक्ट है जो कि सिलेक्ट करना होता है स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के लिए। जैसे जिसने साइंस से किया है वो साइंस सेलेक्ट कर लेगा, जिसने आर्ट्स से लिया है वो सोशल साइंस सेलेक्ट करेगा, जिसने कॉमर्स से किया है इंटरमीडिएट वो भी इसी से सोशल साइंस से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो उर्दू वाले अभ्यर्थी हैं वो उर्दू से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैंडेटरी नहीं, इसमें भी आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये डीएलएड के सब्जेक्ट से जो भी कन्फ्यूजन था वो आपका दूर हो गया होगा। इसमें आपका स्पेसिफिक कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं इंग्लिश में आंसर दे सकता हूँ। बिल्कुल आप दे सकते हैं, क्वेश्चंस आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं, तो आप इंग्लिश में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी उर्दू वाले कैंडिडेट पूछते हैं क्या मैं उर्दू में आंसर कर सकता हूँ, तो केवल आपका उर्दू वाला जो पेपर होगा, उर्दू का शिक्षण शास्त्र, उसमें केवल आप उर्दू में लिख सकते हैं, बाकी समय आपको हिंदी में ही लिखना होता है या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया हो गई आपके सब्जेक्ट से संबंधित। इसके बाद डीएलएड करने के फायदे क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, प्राथमिक सरकारी शिक्षक बनने के लिए ये एक आवश्यक पाठ्यक्रम है, इसके बिना आप प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। जैसे आप देख रहे होंगे अभी बीपीएससी में टीआरई चल रहा है, इसमें पीआरटी टीचर्स के वैकेंसीज आती हैं। टीजीटी टीचर में भी आप एलिजिबल होते हैं डीएलएड करने के बाद, बशर्ते आपके पास ग्रेजुएशन भी हो। ठीक है। तो जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट हैं और साथ में डीएलएड कर लिए हैं तो वो टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप अभी इंटरमीडिएट पास हैं, आपने यहाँ पे डीएलएड किया, फिर आगे चल कर के आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो फिर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। बशर्ते आपको वहाँ पे सीटेट या फिर बीटेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पास करना होता है। आपको पता होगा कि सीटेट पेपर फर्स्ट पास करने के बाद आप पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं, सीटेट पेपर सेकंड पास करने के बाद आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। केबीएस पीआरटी टीचर आप बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, रेलवे पीआरटी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अब प्राइवेट स्कूलों में भी ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जितने भी टीचर्स वो हायर करेंगे वो मिनिमम डीएलएड क्वालिफाइड होने चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आप टीचिंग लाइन में आना चाह रहे हैं तो आपके लिए तो ये सबसे ज़रूरी कोर्स हो जाता है, इसको करना ही करना होता है। इसके बाद बात करेंगे कि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे चैनल पे सारे क्लासेस आएंगे, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो मेरा यह जो बताया हुआ फॉर्मूला है आप इसको फॉलो कीजिए। आप हिंदी पढ़ने के लिए लुसेंट का हिंदी व्याकरण खरीदिए। लुसेंट का हिंदी व्याकरण एकदम अप टू द मार्क है, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आपको जो भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो यह बुक आपके लिए परफेक्ट होगा। और हिंदी में आप एक चीज़ याद रखें, जब हम डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को कहाँ से आपको डील करना है। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ग्रामर की तैयारी वाली कोई भी अच्छी किताब ले लीजिए, वो इनफ हो जाती है, ठीक है। जिसमें आपको सारा जो ग्रामर का मेन चैप्टर्स होते हैं, है ना, टेंस हो गया आपका, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, वर्ब हो गया, आपके सेंटेंस एनालिसिस वाले जितने भी होते हैं, सेंटेंस करेक्शन वाले चैप्टर्स होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपका सिनोनिम इंटोनिम हो जाता है, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो किसी भी अच्छी किताब आप ले लें, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाली किताब आप लेंगे, ठीक है। इसके बाद है मैथ की बात करेंगे तो मैथ के लिए आप 9th और 10th के बुक्स देखिए। 9th और 10th के स्टूडेंट्स फ्रेंड्स मैथ बुक से सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करिए। सारे चैप्टर के लास्ट में देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके सारे प्रश्न को आप डील कर लीजिए, वहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10वीं के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र से भी तैयारी कर सकते हैं। विगत पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए, एक क्वेश्चन सेट में आपको 100 सवाल मिल जाएगा। 5 सेट अगर आपने उठाया तो 500 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। आप उनका जो है पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, आंसर कर लीजिए, आपके लिए वो इनफ हो जाएगा। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस के लिए भी सेम है। 9th और 10th के लिए NCERT की पुस्तक आपको देखनी है, ठीक है। SCERT वाला नहीं देखना, NCERT की पुस्तक देखनी है, क्योंकि NCERT के पुस्तक से सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो NCERT के जितने भी चैप्टर हैं वहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, या जो लास्ट में देखिएगा कि प्रमुख बिंदुएं, इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा, इस तरह से दिया हुआ रहता है ना, तो आप उसको देखिए और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे सोशल साइंस के लिए। तो सोशल साइंस के लिए भी सेम फार्मूला है, और आप 10th के पिछले साल के 5 साल के क्वेश्चंस आप देखिए। मैथ के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए आपके 90% क्वेश्चंस लगभग क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं DLED के एग्जामिनेशन में। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको SSC की तैयारी वाली रीजनिंग की बुक लेनी है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे तैयारी के लिए, क्योंकि मैं जो भी बातें बताता हूँ वो सारी बातें ऑथेंटिक होती हैं, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बिहार गवर्नमेंट में रह चुका हूँ, अभी मैं KVS में हूँ, तो मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं इन सारे स्टेजेस से गुजर चुका हूँ, मैंने कई बार तैयारी कराया भी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।